हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में समझेंगे जिसने इस दुनिया की राजनीति को बदल दिया। यानी पहले की राजनीति होती थी किंगडम पॉलिसी के अनुसार, यानी कि ऐसी नीति के अनुसार जो राजा बनाते थे और राजा के मंत्रीगण बनाते थे। लेकिन उसके बाद सामान्य जनता और विचारकों के मत से तैयार राजनीति को ही दुनिया का राजनीतिक माना गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी राजनीतिक अवधारणाएं जो दुनिया को प्रभावित करती है। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उदारवादी राजनीति क्या होती है। दोस्तों, उदारवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से मेल खाता है। इस वीडियो में हम उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और माओवादी विचारधारा को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं उदारवादी विचारधारा को। उदारवादी विचारधारा को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं और पूंजीवादी विचारधारा को कैपिटलिज्म कहते हैं। पूंजीवादी विचारधारा में होता था दोस्तों कि बाजार को स्वतंत्र कर दिया जाता था। इसमें डिमांड एंड सप्लाई चेन जो होती थी वह स्वतंत्र रूप में होती थी, यानी कि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा वस्तु का सप्लाई भी होगा, और इसे ही कहा जाता था दोस्तों स्वतंत्र बाजार, इंडिपेंडेंस मार्केट। और इसमें दोस्तों जो देश है, जो राष्ट्र है, वह ऐसी पॉलिसी लगा देता था जिसके अंतर्गत स्वतंत्र बाजार आते थे। यानी कि बाजार तो स्वतंत्र होता था, लेकिन किसके साथ डील करना है यह राष्ट्र तय करेगा। राष्ट्र के अनुसार तय होगा कि किस राष्ट्र से डील करना है, और उस राष्ट्र में जाकर अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, या फिर उस राष्ट्र के व्यक्ति अपने देश में आके प्रोडक्ट को बेच सकता है। यानी कि जो निवेश होगा वो दोनों तरफ से होगा, और तभी होगा जब वो राष्ट्र सोचेगा। यह राष्ट्र की पॉलिसी होती थी स्वतंत्र बाजार को चलाने की, और इसे ही कहते थे दोस्तों उदारवाद। उदारवाद यानी कि राष्ट्र की एक ऐसी नीति जो कि पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करती थी और अपने अधीन लाती थी, उसको रेगुलेट करती थी। जैसे कि अमेरिका में दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा थी, और राष्ट्र जो फैसला लेती थी वह उदारवादी विचारधारा से लेती थी। यानी कि वहां पे स्वतंत्र बाजार होते थे, लेकिन किस देश के साथ डील करना है वह अमेरिका का जो नेता लोग हैं वह तय करते थे। इसमें दोस्तों जिसके साथ प्रॉफिट है उसके साथ डील होता था, जिसके साथ लॉस है उसके साथ डील नहीं होता था। लेकिन कुछ मामलों में कुछ देश, अपने से बड़े देश जो उन पे सामाजिक दबाव बनाते हैं, राजनीतिक दबाव बनाते हैं या आर्थिक दबाव बनाते हैं, तो उस दबाव के कारण डील कर लेते थे। सामाजिक दबाव में होता था दोस्तों कि यदि दोनों की कल्चर, परंपरा या मान्यता सेम है दोनों देश के, तो उस पे एक सामाजिक सामाजिक बंधन बंधा हुआ है, जिस कारण उसे डील करना पड़ता था। यदि वो डील ना करे तो दोनों देश के लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे, क्रांतियां होने लगेगी, मूवमेंट्स होने लगेंगे, जिसको देखकर राष्ट्र के जो नेता होते थे वह उस डील को फाइनल कर देते थे कि दोनों ही देश आपस में डील कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि राजनीतिक दबाव के बारे में बात करें तो जिस देश का वर्चस्व होता था अपने से वह छोटे देशों पर डील थोप देता था कि आपको डील करना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। तो लॉस होते हुए भी वह देश राजनीतिक दबाव के कारण डील करते थे। और आर्थिक दबाव दोस्तों तब होता था जब यातायात की सुविधा ना हो, या फिर सही संसाधन की सुविधा ना हो, पैसे कम हो, तो उस मामले में आर्थिक दबाव बनता था, और आर्थिक दबाव के कारण उसे डील करना पड़ता था। तो ये 3 फैक्टर्स काम करते थे जिससे पूंजीवाद रेगुलेट होता था। और पूंजीवाद ऐसे भी रेगुलेट होता था कि दोनों यदि समान अवस्था में, किसी भी प्रकार की दबाव नहीं है, तब भी पूंजीवाद रेगुलेट होता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम समाजवाद के बारे में। समाजवाद के जो प्रतिपादक वह कार्ल मार्क्स हैं, वह जर्मनी से आते थे, और यह जो रूसी क्रांति थी दोस्तों उससे पहले हुई थी और फ्रांस की क्रांति के बाद हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में शुरू हुआ था। 1917 से 22 के जो मूवमेंट्स है उसके समय, रूस के युद्ध के बाद। और जो फ्रांस की क्रांति है दोस्तों वह अमेरिका की आज़ादी और संविधान बनने के बाद शुरू हुआ। तो दोस्तों जो समाजवाद थी वह कहता था कि जब बाजार समाज के हित में काम करेगा तब उसे हम स्वतंत्र करेंगे, और जब बाजार समाज के हित में काम नहीं करेगा तब हम उसे अस्वतंत्र करेंगे। और राष्ट्र इस चीज को करने में हमारी मदद करेगा, समाज की मदद करेगा, क्योंकि राष्ट्र का जो कर्तव्य है वह समाज के हित में फैसला करने का कर्तव्य है।
उसका ध्येय होना चाहिए कि समाज के हित में फैसला हो। जिस कारण समाजवादी लोग राष्ट्र के नेता लोगों पे दबाव बनाते थे कि आपको फैसला लेना है तो हमारे पक्ष में लेना पड़ेगा, बाजार को हमारे अनुकूल रखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि भारतीय समाजवाद की बात करें, भारत में समाजवाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवाद के तत्व तो हैं, साथ में पूंजीवाद के भी तत्व हैं, और यह आदर्शवादी समाजवाद से लिया गया है। यानी कि आदर्शवादी समाजवाद भी है, साथ में पूंजीवाद के भी तत्व शामिल है। आदर्शवादी समाजवाद में क्या होता था दोस्तों, कि बाजार स्वतंत्र और अस्वतंत्र दोनों समाज के अनुसार होगा, समाज के अनुकूल होगा। इसे कहते हैं दोस्तों अनुकूलीकरण, समाज का अनुकूलीकरण। तो बाजार जितने भी जो स्वतंत्र होते थे या अस्वतंत्र होते थे वह समाज के अनुकूल होते थे। तो दोस्तों, भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद के तत्वों से मिला हुआ है। और गांधी जी का जो समाजवाद था वह था गांव प्रधान, यानी कि जो गांव के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं उसके हित में ही बाजार को फैसला लेना चाहिए। क्योंकि भारत एक गांव प्रधान देश है, और यदि उसे प्रोडक्ट्स बेचने और भारत को फ्यूचर में आगे बढ़ना है तब उसे गांव के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का आधार गांव है। यह गांधी जी सोचते थे और इसी पे गांधी जी के समाजवाद खड़ा था। जो इंग्लैंड का समाजवाद था दोस्तों, वह था इंग्लैंड के जनता के अनुकूल। यानी कि इंग्लैंड के जनता उस समय, भारत जब गुलाम था और बाकी देश गुलाम थे, तो वो पूरी विश्व में जो अपने प्रोडक्ट्स थे वह बेचते थे, और उनका जो अर्थव्यवस्था था वह उसी अनुकूल बनाया गया था, और जो समाजवाद की व्यवस्था थी वह भी उसी अनुकूल बनाई गई थी। और गांधी जी के समाजवाद और इंग्लैंड के समाजवाद, ये दोनों जनता के अनुकूलीकरण पे डिपेंड था कि बाजार को जनता के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए इन दोनों में समानता भी पाया जाता है। देखा जाता है कि दोनों की विचारधारा समान थी, बस जो स्पेस और टाइम है उसके अनुसार प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो रहा है। क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, गांव प्रधान देश था, इसलिए गांधी जी गांव के बारे में सोचते थे और गुलामी से भारत को निकालना चाह रहे थे, तो उस अनुसार वो समाजवाद की संरचना कर रहे थे। जबकि इंग्लैंड एक आज़ाद देश था और उसका निवेश पूरे विश्व में फैला हुआ था, पूरे प्रोडक्ट्स उसके पूरे विश्व में फैले हुए थे, प्रोडक्ट्स बेचना था उसे, और उसे अपने जनता और जो बिजनेसमैन थे उसके अनुकूल समाजवाद की संरचना करनी थी। तो यह कह सकते हैं कि दोनों में ही समानता था, बस स्पेस और टाइम की वजह से प्रोसेस अलग अलग था। दोस्तों, अब बात करते हैं माओवाद की। दोस्तों, माओवाद को समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा: लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद। यह मार्क्सवाद के जो पीक लेवल होता है उसे कहते हैं। मार्क्सवाद समाजवाद को ही कहते हैं, क्योंकि जो मार्क्सवाद है वह कार्ल मार्क्स ने जनरेट किया था, और जो समाजवाद है उसे भी कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। और जो माओवाद है उसे माओ से तुंग ने प्रतिपादित किया था, लेनिनवाद को लेनिन ने प्रतिपादित किया था, और स्टालिनवाद को स्टालिन ने प्रतिपादित किया था। लेनिनवाद दोस्तों इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम कठोर है, लेकिन मार्क्सवाद के मुकाबले ज्यादा कठोर है। यह ज्यादा कठोरता से कहता है कि हमें समाजवाद लाना चाहिए, हमें समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके हित के बारे में सोचना चाहिए। जो स्टालिनवाद है वो और ज्यादा विरोध करता है कि पूंजीवाद का विरोध होना चाहिए, और वंचित लोगों को, पिछड़े लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए, और उनके अनुकूल फैसला लेना चाहिए। यह लेनिनवाद से भी थोड़ा ऊपर का अप्रोच रखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब हमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। और माओवाद जो है वह अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए वह खड़ा होता है, और उसे यदि उसके लिए नरसंहार भी करना पड़े और यदि कठोर से कठोर कार्रवाई भी करना पड़े तो वो करते हैं। तो ये अंतर देखने को मिलता है माओवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद में। ये तीनों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए काम करता है, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है, और यदि स्वतंत्र बाजार रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे और ज्यादा पिछड़ते रहेंगे, जिसके कारण उनमें गुस्सा आएगा, और गुस्सा के कारण वो क्रांति करना चाहेंगे, विरोध करना चाहेंगे, और क्रांति कभी ना कभी होगा ही। क्रांति को हम ज्यादा देर रोक नहीं सकते। यह विचारधारा है लेनिनवाद में, स्टालिनवाद में और माओवाद में। तो यह समझना पड़ता है यह मार्क्सवाद से ही लिया गया, मार्क्सवाद के ही आगे का रूप है। दोस्तों, जो माओवाद है और जो लेनिनवाद है, जो स्टालिनवाद है, वह आतंकवाद का भी रूप ले लेता है, तब जब उनके पास शक्ति नहीं रहती है।
यदि शक्ति रहे तो वो पॉलिटिकली प्रेशर बनाकर कर लेते हैं वंचित वर्गों के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए। लेकिन जब उनके पास शक्ति नहीं रहती है और ना संसाधन रहता है, तब वो अपने काम कैसे करेंगे? इसके लिए वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, जो कि एक गलत कदम होता है, क्योंकि उसके बाद सभी चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। दोनों ही तरफ से जो लड़ाई झगड़े वो शुरू हो जाता है। और लड़कर यदि हम आरक्षण हासिल भी कर ले, लड़कर हम अपने संसाधनों को हासिल भी कर लें, आरक्षण होता है दोस्तों कि जो वंचित वर्ग है और जो परेशान है उसके लिए कुछ अच्छा विकल्प देना, यानी कि उसके सकारात्मक परिणाम के बारे में सोचना है और उसको और समानता लाना है। समानता का मतलब होता है कि जो पिछड़े वर्ग है और जो वर्चस्व में है, उन दोनों की भी समान स्थिति को लाना। और इसके लिए राष्ट्र को काम करना पड़ता है, समुदाय को काम करना पड़ता है। सामुदायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर हमें काम करना पड़ता है, तभी हम समानता ला पाएंगे। समानता लाना इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि हम आतंकवाद ले आए तब हो सकता है कि वह विनाश का रूप ले ले और समानता कहीं और चला जाए और विनाश शुरू हो जाए। सकारात्मक परिणाम आने से रहेगा और विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, यदि हम आरक्षण की मांग भी करें, अपने अधिकार की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अत्यंत पिछड़ा है, हमें समानता चाहिए, तो भी उस स्थिति में भी हमें शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके शस्त्र से दूर रहना चाहिए और आगजनी से दूर रहना चाहिए और आतंकवाद से दूर रहना चाहिए और राष्ट्र के हित के बारे में सोचना चाहिए, समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, माओवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, गांधी जी का समाजवाद, भारतीय समाजवाद, इंग्लैंड का समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सभी चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। ये सभी टर्म्स के बारे में आप लोग समझ ली होंगे और ये पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं उसको डेवलप करने में मदद करती है। ये आइडियोलॉजी को समझकर ही आप पॉलिटिक्स में रूल रेगुलेट कर पाओगे और यदि आप ये आइडियोलॉजी को समझ लेते हो तो आप बढ़िया एक रूलर बन सकते हो। आप शासन भी कर सकते हो, आप रेगुलेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई है और यदि मेरी बात आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। जय हिंद।